हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। तो आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ने से पहले हम यही जान लें कि आवर्त सारणी क्या चीज़ होती है। तो जैसे कोई भी तत्व हुआ तो तत्वों को व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध ज्ञान का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि इनको किसी रासायनिक गुणधर्म या भौतिक गुणधर्म के आधार पर इनको लिखकर रख दिया जाए, जिससे कि सामान्य आदमी को इनमें पढ़ने में आसानी हो जा चुकी। इतने तत्व होते हैं उनके बारे में इतनी आसानी से जानना इतना आसान नहीं होता यदि कहीं लिखित ना लिखो। जैसे ABCD अगर एक जगह ना लिख दिया जाती तो हम उसके बारे में अच्छे से पढ़ नहीं सकते थे। तो इसके लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन सबसे सफल प्रयास किया गया आवर्त सारणी के बारे में मेंडलीव ने अपनी एक आवर्त सारणी बनाई। उसमें तत्वों को उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर वर्गीकृत किया। लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ दोष थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया था। उन्होंने आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था, जिससे तत्वों के बारे में अच्छे से अध्ययन नहीं हो पाता था। तो इसके लिए एक नई आवर्त सारणी बनी, जिसे कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। और अगर इसमें हम तत्वों के बारे में पढ़ते हैं और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या एकेडमिक लेवल की तैयारी हो, इससे हमेशा क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी हुई, तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक थे मोजले। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक थे मोजले। अगर यहाँ बात पूछी जाए आवर्त सारणी के जनक किसे कहते हैं, आवर्त सारणी के जनक, तो आवर्त सारणी के जनक थे मेंडलीव। आवर्त सारणी के जनक थे मेंडलीव, लेकिन आधुनिक का मतलब नई वाले जो आवर्त सारणी हुई उसके जनक थे मोजले। चूंकि आधुनिक जो पुरानी आवर्त सारणी थी उसके कुछ दोष थे, तो उस दोष को मोजले ने दूर किया। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी हुई इसमें कुल तत्व होते हैं 118। तो उनमें जबकि 118 तत्व होते हैं, उनमें 91 होती है धातुएं, 20 होती हैं अधातुएं और 7 होती हैं उपधातुएं होती हैं। धातु देखो, धातु आधात तत्वों का वर्गीकरण धातु एवं आधात एवं उपधात को धारा प्रवाह के आधार पर विभाजित किया गया। देखा गया जिन तत्वों में धारा चली जाती थी उसे हम कह दिए धातु, जिनमें धारा नहीं जाती थी उन्हें कह दिए आधात। लेकिन जिनमें धातु एवं आधात दोनों के गुण पाए जाते, मतलब उनमें धारा जाती थी लेकिन कम कम जाती थी, उसे हम कह दिए उपधातु कह दिए। तो इस आधार पर इनका 3 रूपों में विभाजन कर दिया गया कुल तत्वों का। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी मोजले की थी, तो मोजले के अनुसार जब मोजले नियम बना दिए थे, तो मोजले बताए थे कि मोजले के नियमानुसार तत्वों के रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के रासायनिक गुणधर्म तत्वों के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। मतलब जो मोजले की आवर्त सारणी थी उन्होंने ये बताया था कि जो तत्वों का जो रासायनिक गुणधर्म होता है वो उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। जब उनका परमाणु क्रमांक कितना हो उस आधार पर उनके रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन, मतलब उनके रासायनिक गुणधर्म का निर्धारण होता है। तो ये मोजले का नियम था। मोजले ने तो कुल तत्वों को ऐसे रूप में विभाजित किया गया, धातु आधातु एवं उपधातुएं। जो धातु 20 हो गई, इनमें जो आधातुएं होती है गैस अवस्था में पाई जाती हैं। तो कुल 20 में से 11 जो अधातुएं किस अवस्था में होती है, गैस अवस्था में होती हैं। गैस भी 2 प्रकार की होती है, एक अक्रिय गैस होती है और 5 सामान्य गैस होती हैं। 6 अक्रिय गैस वे गैसें होती है जो किसी से क्रिया ना करें। उनमें क्या हुआ, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान। इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अक्रिय गैस कौन कौन सी है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान। 5 सामान्य गैसें होती हैं। उपधातुएं जो होती है वो 7 होती हैं। 7 उपधातु यहाँ लिखी है, टेलेरियम, पोलेनियम, आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमनी, सिलिकॉन और बोरान।
ये हमारी हुई उपधातुएं। तो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी की कैसे डिजाइन है, तो ये इतना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बताया कि उनमें किस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया था। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी थे, देखो इनसे भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर इनमें हम बताते हैं कि आवर्त सारणी में कौन सी धातु हल्की है, इनसे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे कोई भी तत्व हुआ, जैसे हमारा सोडियम ही तत्व हुआ, तत्व हमारा सोडियम हुआ, तो सोडियम हमारा जो तत्व हुआ, तो हर तत्व का एक होता है परमाणु, हर तत्व का एक हुआ परमाणु। जैसे तत्व है इसका एक परमाणु हुआ, परमाणु में बीच में होते हैं नाभिक, और नाभिक में हमारे होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये नाभिक हुआ, इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन इनकी बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगा करते हैं। हर तत्व का एक क्या होता है परमाणु, और परमाणु में होते हैं नाभिक, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इनके बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाया करते हैं। इन कक्षकों को हम कहते हैं कोश, इन्हें कहते हैं कोश। तो जो हमारे कोश हुए, ये कक्षा बने हैं कोश होते हैं KLMN। तो जो पहला कोश के होता है उसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं हमारे 2, L में रहते हैं 8, M में इलेक्ट्रॉन रहते हैं 18, N में हमारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं 32। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो कोश होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो जो पहला कोश के होता है उसमें इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, L में होते हैं 8, M में होते हैं 18, N में होते हैं 32। कोश क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं कोश कहते हैं। तो ये नाभिक हुआ। जैसे ये हमारा हुआ Na, क्योंकि जो मौजूद थे वो तत्वों का रासायनिक गुणधर्म एवं भौतिक गुणधर्म, उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो जो यहाँ आगे लिखा जाता है इसे हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। अगर इनमें तो कोई भी तत्व हुए तो तत्व में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होंगे ही होंगे। तो अगर इनमें पूछा जाए प्रोटॉन कितने हैं, तो हमारे जो प्रोटॉन होते हैं जो आगे पैर में हो उन्हें प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन हमारे 11 हुए। अगर कोई तत्व है तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी हमारे हो गए 11। इसके बाद न्यूट्रॉन हुआ। तो अगर हम 23 से 11 घटा दें, ऊपर वाले से नीचे घटा दें, तो जो बचता है उसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन। 23 से 11 घटा तो हमारे बचे कितने 12। ये हुई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या। हर तत्व में होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ये होते हैं कोश। कोश के बाद बने हमारे उपकोश। उपकोश तो उपकोश होते हैं SPDF। जो ए से एक, देखो इतनी बात समझ में आई कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन एक हमारा होता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करते हैं Z से। एक होता है परमाणु भार। परमाणु भार को प्रदर्शित करते हैं हम A से। ये प्रोटॉनों की संख्या हुई। अगर इनमें पूछा जाए परमाणु क्रमांक, देखो इनमें भी एक प्रकार का परमाणु है कि नहीं, तो इसे परमाणु भार हमेशा सर पे रहता है। भार हमेशा सर पे रहता है। तो इसके सर पे कितना है 23, मतलब ऊपर वाला परमाणु भार होता है, ऊपर वाला परमाणु भार। तो हमारा परमाणु भार कितना है 23। तो क्रमांक आगे वाला रोल नंबर होता है वो कितना होता है 11 है। देखो कोई भी तत्व है जैसे ये है, तो ऊपर वाला भार और नीचे वाला क्रमांक होगा। जो ऊपर वाला होता है परमाणु भार होता है और नीचे वाला परमाणु क्रमांक। ये सब जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब मोजले की आवर्त सारणी पढ़ना तो परमाणु क्रमांक परमाणु भार के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उन्होंने जब तत्वों का वर्गीकरण किया था तो परमाणु क्रमांक के आधार पर ही किया था।
तो परमाणु क्रमांक, यहाँ परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करते हैं जेड से, वो कितना है 11 है, परमाणु भार 23 है। अगर पूछा जाए परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु क्रमांक देखो, अगर जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या। जब किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो किसी भी तत्व के नाभिक, किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक को लिखते हैं जेड से, प्रोटॉनों की संख्या को लिखते हैं पी से, तो जेड बराबर पी होता है। किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। जो हमारा परमाणु भार होता है, परमाणु भार को H लिखते हैं, तो परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ये होता है परमाणु भार का फार्मूला। ये इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई। देखो सर परमाणु क्रमांक ये सब। तो जो हमारा यहाँ उपकोष होता है, तो उपकोष ये एस उपकोष होता है, इस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी में अधिकतम 6, डी में अधिकतम 10 और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये हुई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसके आकृति बता रहे हैं, इनकी आकृति कैसी होती है। तो इसकी आकृति होती है गोलाकार, गोलाकार। जो एस की आकृति गोलाकार मतलब इस प्रकार गोलाकार होती है। पी की जो हमारी आकृति होती है वो होती है डंबलाकार, पी की आकृति होती है डंबलाकार, ये होती है पी की आकृति। डी की दो डंबलाकार, जैसे ये डंबल हुआ तो इसी प्रकार का डंबल और हो जाए, इनमें से ये है तो इसी प्रकार का एक और हो जाए। जो एफ होता है ये होता है जटिल डंबलाकार, इसकी ये आकृति होती है। एसपीडीएफ क्यों पढ़ना है, चूंकि जब मोजले आवर्त सारणी बनाए थे तो उनके उपकोष मतलब एक एस उपकोष था, एक पी था, एक डी था और एक एफ उपकोष था। उन्होंने जब आवर्त सारणी बनाया तो एसपीडीएफ के आधार पर उनको वर्गीकृत किया था। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इनके बारे में आधुनिक आवर्त सारणी की जो संरचना होती है उसके बारे में बताए। ये परमाणु क्रमांक ये सब पता होना चाहिए कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है। तो जो आवर्त सारणी है आधुनिक कुछ इस टाइप की है। यहाँ तो डिब्बे बने हैं, यहाँ एक ऐसा डिब्बा बना है, यहाँ पर इसे कहते हैं एस ब्लॉक। ये हुआ एस ब्लॉक। यहाँ से यहाँ तक जो हुआ था हमारा वो होता पी ब्लॉक, और ये हमारा था डी ब्लॉक, और ये हमारा था एफ ब्लॉक हो गया था। इस प्रकार आवर्त सारणी बनी है। यहाँ होते हैं एस ब्लॉक, ये होते हैं पी ब्लॉक, और ये होता है डी ब्लॉक, और ये होता है एफ ब्लॉक। जैसे कोई गांव होता है तो हर गांव का अपना एक नाम होता है ना,
तो ये पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को S कहते हैं, इस वाले को P, इस वाले को D, इस वाले को F कहते हैं। तो इसे S ब्लॉक का कोई भी तत्व कैसे पता करेंगे किस ब्लॉक का है, तो अगर इनमें जो इधर इधर वाली लाइन होती है उसे कहते हैं आवर्त। तो अगर पूछा जाए आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या, आवर्त की संख्या, एक होती है वर्ग की संख्या, वर्ग की संख्या। तो जो इधर इधर वाली लाइन होती है ये होती है टोटल 7। टोटल इसी प्रकार की कितनी होते हैं 7 डिब्बे, 1 डिब्बे, 2 डिब्बे, 3 डिब्बे, 4 डिब्बे, 5 डिब्बे, 7 डिब्बे इसी प्रकार होते हैं। तो उसे कहते हैं आवर्त। तो आवर्त की संख्या टोटल कितनी है 7। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगर वर्ग की संख्या इधर इधर वाली होती है इसे वर्ग की संख्या कहते हैं। वर्ग की टोटल संख्या होती है 18। टोटल वर्ग होते हैं 18। ये तो बता चुके इनमें कितने तत्व होते हैं 118। ये सारी बातें है आवर्त की संख्या, वर्ग की संख्या। अब हम कोई भी तत्व को देखकर बता सकते हैं वो कहाँ है और किस स्थान पर है, बस केवल हमको उसका प्रमाण क्रमांक करना आता हो। तो जैसे कि हमें चेक करना है Na। अब Na का प्रमाण क्रमांक पता होना चाहिए। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके ये कहाँ पर है किस स्थिति में इसके बारे में बता सकते हैं। जैसे ये पता है 11 Na23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, साथ साथ में से क्या निकालो संयोजकता, स्थान और प्रकृति ज्ञात करो। तो सबसे पहले अगर हम Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लें, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिए तो इससे ये पता चल जाए कहाँ है किस स्थिति में है और कैसा है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बाउ के नियमानुसार, आप बाउ का नियम कहता है पहले 1s में भरो, इसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, भी बता चुके हैं 1s2। इसके बाद 2s, हमें इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं 11, इसमें भी कितना भर दे। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बाउ का नियम ये होता था कि 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p, इसी प्रकार भरते चले जाते हैं। तो अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं 1 में गए, s में 2 भरते हैं, फिर 2s, फिर कहाँ गए 2p 6, अब चले गए 2p 6, अब पहुँचे 3s। देखा जाए इलेक्ट्रॉन हमारे पास 11 थे, 2 2 4 6 4 10, अब भी कितने बच गए हैं 1। तो अगर हमें इसे चेक करना है कि इसकी संयोजकता क्या है, संयोजकता होती है किसी भी तत्व को अपने आप को स्थायी बनाने के लिए, अपने उपकोष को भरने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है वह इसकी संयोजकता कहलाती है। हमें पता है कि इसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, या तो अब ये एक ले ले या तो एक दे दे, क्योंकि इसमें एक है होते हैं 2, या तो 0 हो या तो 2 हो जाए। तो अब ये इलेक्ट्रॉन को दे ही देता है, जब साझेदारी बराबर के हो जाए तो इलेक्ट्रॉन को दे देता है। और दे देने का मतलब क्या कर रहा है प्लस कर रहा है, किसी को देने का मतलब प्लस करना। तो इससे संयोजकता कितनी आ गई प्लस का 1। अगर पूछा जाए कि ये किस ब्लॉक में है, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोष में प्रवेश करता है वो उसी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कोष में प्रवेश कर रहा है इस ब्लॉक में, तो ये तत्व है इस ब्लॉक का। ब्लॉक कैसा है ऐसे। अगर इसकी प्रकृति पूछी जाए तो प्रकृति होगी धातु। धातु किसे कहते हैं, देखो हम धातु के ऐसे भी तरीके बताएंगे जिनमें यम आ जाए, जिनमें आखिरी में यम आ जाए उसे हम कहते हैं धातु। हीलियम को छोड़कर, हीलियम को छोड़कर, जैसे हमारा आ गया सोडियम, सोडियम में पीछे आ रहा है यम, तो एक प्रकार की क्या हुई धातु। लेकिन कार्बन में यम नहीं आ रहा है, कार्बन में यम नहीं आ रहा तो यह धातु नहीं। तो एक ये भी तरीका है। और नहीं तो ये देखो, अगर वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है मतलब वो मजबूत आदमी है। मजबूत आदमी सहायता देते हो, जो सहायता देते हैं वो धातु कहलाते हैं। मजबूत आदमी है तो धातु हुआ, ठीक। तो जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है मतलब प्लस कर रहा है,
तो जो प्लस करता है वो धातु कहलाता है। हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन इसका अपवाद है, हाइड्रोजन एक प्रकार की गैस है। तो इसकी हमारी प्रकृति पता चल चुकी, अधातु है, प्रकृति अधातु है। अगर इससे पूछा जाए आवर्त, तो जो आगे संख्या हो, आवर्त आगे जो संख्या है, आगे संख्या 3 है, तो आवर्त की संख्या हमारी कितनी आ गई? 3 आ गई। मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बता सकते हैं कहाँ किस स्थिति में है। आवर्त की संख्या 3 हो गई। अगर हमसे पूछे, मतलब ये तीसरी लाइन में, इधर वाली लाइन, पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन में क्या है? सोडियम। वर्ग की संख्या पूछे, अगर एस ब्लॉक का तत्व है तो उसके वर्ग की संख्या जो ऊपर होता वही होता है 1। वर्गों की संख्या कितनी हो गई? 1। तो इस आधार पर हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके हम बता सकते हैं वो कहाँ है, किस स्थिति में है, धातु है या अधातु है। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इनके और हम तत्वों को दिखाए कि कैसे पहचानते हैं कहाँ किस स्थिति में है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर सब बता दिए। देखो, संयोजकता पता होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि संयोजकता अगर पता है तो यौगिक का सूत्र लिखने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। जैसे हमें चेक करनी है क्लोरीन की, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, परमाणु भार होता है 35 का। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। देखो 17 इलेक्ट्रॉन भरने थे, 2 2 4 6 4 10 2 12 5 17 हो गया। अगर इसका ब्लॉक पता करना है तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन ट्यूब को प्रवेश कर रहा है, इसलिए किस ब्लॉक का तत्व हो गया? पी ब्लॉक का तत्व हो गया। अगर हमें इसकी क्या पता करनी है? संयोजकता। तो संयोजकता पी में होते हैं 5 है, पी में होते हैं 6, पी के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन हमारे होते हैं 6, लेकिन है कितने? 5। तो 5 से अगर 6 होना है, चूंकि स्थायी होना है तो इलेक्ट्रॉन को कितना? 6 करना पड़ता है। संयोजकता, किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या होती है, किसी भी तत्व को अपने आप को स्थायी बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है वही इसकी संयोजकता कहलाती है। पी स्थायी तब होगा जब उसके अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, है कितने? 5। तो वो एक किसी से ले लेगा। देखो अगर 3 होते तो दे देता है ना। तो अब या तो ये पी या तो 0 हो जाए, पी में या तो 0 रहे या तो पी में 6 रहे। तो जो नजदीक बैठे तो 1 ले लेगा, तो 1 5 देगा तो 0 होगा, 1 ले लेगा तो 6 होगा, तो ये सरल बैठता है। तो ये 1 किसी से ले लेता है, ले लेने का मतलब ऋण ले लेना, ऋण ले लेना। और जब ऋण ले लेते हैं तो इनकी प्रकृति, कमजोर आदमी है ना, तो इनकी प्रकृति हमारे कैसे हो जाते हैं? अधातु। वर्ग देखा जाए तो वर्ग जो अगर पी वाले में जाओ तो पी में जो भी पावर होती है उसमें 2 जोड़कर आगे 1 उतार लो। 5 में 2 जोड़े 7 हो गया, 7 के आगे 1 उतार लो, 17 हो गया। अगर हमें पता करनी है आवर्त, तो जो आगे लिखा हो वही आवर्त कहलाता है। तो आवर्त होते हैं 3। तो अच्छे से हम किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक करके, परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके हम बता सकते हो कहाँ है, किस स्थिति में है और उसकी प्रकृति कैसी है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आवर्त सारणी से और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में भी पढ़ लें हम। वन लाइनर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, अगर पूछा जाए आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस, सबसे भारी गैस, सबसे हल्के धातु,
सबसे भारी धातु सबसे भारी यौगिक गैस सबसे क्रियाशील तत्व। तो जो हमारी सबसे हल्की गैस होती है वो हमारी होती है हीलियम। सबसे भारी गैस होती है रेडान। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। सबसे भारी धातु हमारी होती है ओस्मियम। और सबसे भारी यौगिक गैस होती है CO2। उस सबसे क्रियाशील तत्व होता है हेलो। अब इनके प्रयोग का होता है। सबसे हल्की धातु होती है हीलियम। इसका प्रयोग करते हैं गुब्बारे में हवा भरने के काम। गुब्बारे में जो हवा भरी होती है वो कौन सी होती है? हीलियम। वायुयान के टायरों में वो हमारी गैस भरी होती है हीलियम। रेडान की खासियत होती है कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। ये उत्पन्न होती है भूकंप के समय। चूंकि ऐसे उत्पन्न होती है भारी होगी तो हमारे ऊपर दबाव डाल देगी। लिथियम हुआ, यह ओसियम हुआ, इसे कहते हैं शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ का सूत्र होता है CO2। ये रहती कहाँ है? फूली रोटी में। फूली रोटी में हमारी CO2 गैस भरी होती है। इसके बाद हुआ हमारा सबसे ठंडी धातु। सबसे ठंडी गैस, तो हमारी सबसे ठंडी गैस होती है नाइट्रोजन। प्रतीक चिन्ह N होता है। फ्लोरीन का प्रतीक चिन्ह M होता है। OS का प्रतीक चिन्ह OS होता है। Li होता है। Rn होता है। इसका होता है He। नाइट्रोजन, इसका प्रयोग करते हैं चिप्स के पैकेट में। ठंडी होती है चिप्स के पैकेट में। जितने भी खाद वाले पैकेट वाले पदार्थ होते हैं इनमें यही गैस भरी होती है। आशा होगी आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित जितने और भी क्वेश्चन बचे हैं उनके बारे में बताएंगे।